हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आपका जो है सी सेट 2016 का पेपर है, तो यहाँ पर इसका जो है पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज आपका पहला पैसेज है, पारदर्शिता और प्रतियोगिता को समाप्त करने से क्रॉनी पूंजीवाद मुक्त उद्यम अवसर और आर्थिक प्रगति के लिए हानिकारक है। क्रॉनी पूंजीवाद, जिसमें धनाढ्य और प्रभावशाली व्यक्तियों पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञों को घूस देकर जमीन और प्राकृतिक संसाधन तथा विभिन्न लाइसेंस प्राप्त किए हैं, अब एक प्रमुख मुद्दा बन गया है जिससे निपटने की जरूरत है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की समृद्धि के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा मध्य आय जाल यानी मिडिल इनकम ट्रैप है, जहां क्रॉनी पूंजीवाद अल्पतंत्रों को निर्मित करता है जो समृद्धि को धीमा कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म वाली अवधारणा है उसके बारे में जाना है, उसके क्या नेगेटिव परिणाम है वो हमने यहाँ पर देखे हैं। तो चलिए इससे संबंधित पहला प्रश्न देख लेते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक उपनिगमन यानी कोरोलरी निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है यहाँ पर, अपेक्षाकृत अधिक कल्याणकारी स्कीमों को आरंभ करने और चालू स्कीमों के लिए अपेक्षाकृत अधिक वित्त आवंटित करने की तत्काल आवश्यकता है। देखिए, पूरे पैसेज में ना तो ये बात कही गई है कल्याणकारी स्कीमों को स्टार्ट किया जाए या फिर अधिक वित्त आवंटित किया जाए, ये बात यहाँ पे कहीं नहीं कही गई है, तो यहाँ पे पहला वाला तो होगा ही नहीं। सेकंड है, आर्थिक विकास को अन्य माध्यमों से प्रोत्साहित करने एवं निर्धनों को लाइसेंस जारी करने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो निर्धनों को लाइसेंस जारी करने का जो बात आप ये बोल रहा है, ये वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट, ये भी यहाँ पर आपके पूरे पैसेज में कहीं भी नहीं कहा गया है कि यहाँ पर निर्धनों को लाइसेंस आवंटित करने से ये इस तरह का क्रॉनी कैपिटलिज्म वाली जो है यहाँ पे अप्रोच ये बंद हो जाएगी, ये बात यहाँ पे कहीं नहीं कही गई है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। वर्तमान में सरकार की कार्यप्रणाली को और पारदर्शी तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। पूरा पैसेज जो है उस पैसेज से आपकी यही आपका संदर्भ निकल कर आ रहा है कि आपको यानी कि वर्तमान में सरकार जो है इसकी कार्यप्रणाली को और ज़्यादा पारदर्शी होना है, इसके अलावा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो पूरा पैसेज आपका यही आपका इसका निहितार्थ निकल रहा है। हमें सेवा क्षेत्र की जगह निर्माण क्षेत्र का विकास करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है। देखिए, यहाँ पर ना सेवा क्षेत्र की बात हो रही है, ना ही यहाँ पर निर्माण क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ केवल और केवल ये बात हो रही है कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म जो बढ़ता जा रहा है इसको कैसे रोका जाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात की गई पारदर्शी तरीका और वित्तीय समावेशन की। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी वाला। देखिए, अगला परिच्छेद है अब आपका, जलवायु अनुकूलन अप्रभावी हो सकता है यदि दूसरे विकास संबंधी सरकारों के संदर्भ में नीतियों को अविकल्पित नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर एक व्यापक रणनीति जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास करती है, कृषि प्रसार, फसल विविधता, एकीकृत जल एवं पीड़क प्रबंधन और कृषि सूचना सेवाओं से संबंधित समन्वित उपायों के एक समुच्चय को सम्मिलित कर सकती है। इनमें से कुछ उपाय जलवायु परिवर्तन से और अन्य उपाय आर्थिक विकास से संबंधित हो सकते हैं। ये देखिए, आपने पूरा पैसेज यहाँ पर देख लिया है। चलिए अब सेकंड प्रश्न जो है इससे संबंधित है वो देख लेते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और निर्णायक निष्कर्ष इन्फरेंस निकाला जा सकता है? देखिए, यहाँ पर निष्कर्ष का अर्थ ही यही होता है कि तार्किक विचार जो कि परिच्छेद में उल्लिखित नहीं है लेकिन जिसका ठीक ठाक अनुमान लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन जो कह रहा है कि विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन जारी रखना कठिन है। देखिए, आप अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे तो पूरे पैसेज में कहीं भी विकासशील देशों की चर्चा नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन तो अपने आप स्वतः ही गलत हो जाएगा। सेकंड है, खाद्य सुरक्षा की अभिवृद्धि करना जलवायु अनुकूलन की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल विषय है। यहाँ पर देखिए, ये आपका जो पैसेज है ये वाला, क्योंकि ये पूरा पैसेज जो कहा गया है यहाँ पे पैसेज की अगर बात करें तो परिच्छेद सार्वजनिक नीति और जलवायु पर जो अनुकूलन है इसके बीच सहसंबंध पर बल देता है। तो इस हिसाब से आपका सेकंड वाला जो कथन है ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक विकासात्मक क्रियाकलाप प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जलवायु अनुकूलन से जुड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ पर ये वाला कथन भी यहाँ पर गलत है। ये बात जो आप बोली गई है यहाँ पर इसमें एक सामान्यीकरण बात बोली गई है, यानी एक सामान्य तरीके से बात बोली गई है, जबकि यहाँ पर एक सामान्य बात नहीं बोली गई है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी हमारी सार्वजनिक नीतियाँ हैं वो खास करके जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई हैं और हमें उन पर एक बार अविकल्पित करना है, यानी उन पर एक बार विचार करना है कि किस वजह से उन्हें जो है जलवायु अनुकूलन को वो हानि पहुंचा रही हैं। तो यहाँ पर सी वाला कथन भी आपका जो है गलत हो जाएगा। जलवायु अनुकूलन की दूसरे आर्थिक विकास
विकल्पों के संबंध में परीक्षा की जानी चाहिए। देखिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है आपका पहली लाइन में ये बात बोली गई है और ये इसका जो निष्कर्ष है ये यही निकल के आ रहा है कि जलवायु जो अनुकूलन है वास्तव में हमें क्या करना चाहिए कि जलवायु अनुकूलन की दूसरे आर्थिक विकास विकल्पों के संबंध में परीक्षा की जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका सेकंड का आंसर होगा आपका डी वाला। अगला परिच्छेद है आपका तीसरा परिच्छेद है, जलीय चक्र में जैव विविधता की भूमिका की समझ बेहतर नीति निर्माण में सहायक होती है। जैव विविधता शब्द अनेक किस्मों के पादपों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों को और उन परितंत्रों को जिसमें वे पाए जाते हैं निर्दिष्ट करता है। जल और जैव विविधता एक दूसरे पर निर्भर हैं। वास्तव में जलीय चक्र से यह निश्चित होता है कि जैव विविधता कैसे कार्य करती है। क्रम से वनस्पति और मृदा जल के प्रभाव को निर्धारित करते हैं, यानी यहाँ पे बोला गया वनस्पति और मृदा जल, ये मृदा जो है जल के प्रभाव को निर्धारित करते हैं। हर एक गिलास जल जो हम पीते हैं यानी कम से कम उसका कोई अंश मछलियों, वृक्षों, जीवाणुओं, मिट्टी और अन्य जीवों से होकर गुजरा होता है। इन परितंत्रों से गुजरते हुए वह शुद्ध होता है और उपभोग के लिए उपयुक्त होता है। जल की पूर्ति एक महत्वपूर्ण सेवा है जो पर्यावरण प्रदान करता है। तीसरा प्रश्न है अब आपका इससे, उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष इन्फेरेंस निकाला जा सकता है। देखिए इसमें भी वही निकालना है निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब यही होता है कि जो बात परिच्छेद में नहीं बोली गई है लेकिन सटीक उसका अर्थ इस तरह से निकल के आ रहा है। तो पहला वाला है, जैव विविधता प्रकृति की जल के पुनर्चक्रण की सामर्थ्य बनाए रखती है। देखिए ये पूरा जो निष्कर्ष है यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली बात तो ये बोली गई जल और जैव विविधता एक दूसरे पर निर्भर है, और बाद में यहाँ पर बताया गया है कि जो जलीय चक्र है इसमें खास करके जैव विविधता का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो एक गिलास पानी पी रहे हैं वो कम से कम उसका कोई अंश मछलियों, वृक्षों, जीवाणुओं, मिट्टी और अन्य जीवों से होकर गुजरता है, यानी इन सबसे मिलकर ये शुद्ध होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है कि जैव विविधता प्रकृति की जल के पुनर्चक्रण की सामर्थ्य बनाए रखती है। जीवित जीवों के अस्तित्व के बिना हम पेयजल प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए ये बात यहाँ पर कहीं नहीं कही गई है कि जीवित जीवों के बिना हम पेयजल प्राप्त नहीं कर सकते, ये बात यहाँ पर नहीं बोली गई है। यहाँ पर जल की शुद्धता की बात की गई है। आप अगर देखेंगे तो जल की जो प्योरिटी है उस प्योरिटी की बात की गई है। ये नहीं कहा गया है कि जीवित जीवों के अस्तित्व के बिना हमें जल नहीं मिलेगा, तो ये बात यहाँ नहीं कही गई है। पादप प्राणी और सूक्ष्म जीव आपस में सतत अन्योन्य क्रिया करते हैं। देखिए पूरी बात जो है पादप प्राणी और सूक्ष्म जीव के अन्योन्य क्रिया की नहीं है, बल्कि जलीय चक्र की बात हो रही है। तो यहाँ पर सी वाला भी नहीं होगा। जलीय चक्र के बिना जीवित जीव अस्तित्व में नहीं आए होते, ये कहना भी यहाँ पर मुश्किल है। देखिए यहाँ पर जो जलीय जीवों के बारे में बोला गया ये बात भी यहाँ अपूर्ण है। तो जलीय चक्र के बारे में हमें ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं बोली गई है। केवल यहाँ पर हमारा जो पानी का यानी कि जलीय चक्र में हमें जल का पुनर्चक्रण हो रहा है इसके ऊपर यहाँ पर पूरी बात ये रखी गई है। तो यहाँ पर डी वाला कथन भी आपका गलत हो जाएगा। परिच्छेद 4 है आपका, पिछले दशक में बैंकिंग क्षेत्र को मुख्यतः मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग समाज को सेवा प्रदान करने वाले उच्च कोटि के स्वचालन और उत्पादों से पुनः संरचित किया गया है। आज बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए ऐसे नए कार्यक्रम की आवश्यकता है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर ना हो। उपर्युक्त यानी आपका चौथा प्रश्न है आपका इसी से, उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा संदेश अनिवार्यतः अंतर्निहित है। पहला है, बैंकों के और अधिक स्वचालन और उत्पादों की आवश्यकता है। अगला है, हमारी संपूर्ण लोक वित्त व्यवस्था की आमूल पुनर्संरचना की आवश्यकता। बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाओं का एकीकरण करने की आवश्यकता। तो देखिए आप अगर इस पैसेज को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो बी और सी कथन में जो बात कही गई है आमूल पुनर्संरचना की बात की गई है, बैंकिंग गैर बैंकिंग के एकीकरण की बात की गई है, जबकि इस पैराग्राफ में कहीं भी ये बात मेंशन नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर आपका बी और सी तो अपने आप गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि बैंकों के और अधिक स्वचालन और उत्पादों की आवश्यकता, और अंतिम आपका है वित्तीय समावेशन को संवर्धित करने की आवश्यकता। तो जरा सा परिच्छेद का आप जो अर्थ है उसको देखें तो परिच्छेद के अनुसार क्या हुआ है, स्वचालन की अत्यधिक मात्रा आपके मध्यम वर्ग को मिली है और जो उच्च मध्य वर्ग है इस समाज को मदद करती है, जबकि इसमें सामान्य व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर इसका अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर ये बोला गया है कि आज बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए ऐसे नए कार्यक्रम की आवश्यकता है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर ना हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, इन्हें अपने वित्तीय समावेशन को संवर्धित करना होगा। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन सही हो जाएगा, ए वाला कथन भी गलत है। यहाँ पर यानी वित्तीय समावेशन को संवर्धित करने की यहाँ पर आवश्यकता है। पांचवा परिच्छेद है आपका, मलिन बस्तियों में सुरक्षित तथा संधारणीय सफाई से महिलाओं और लड़कियों को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, निजता तथा सम्मान के रूप में असीमित लाभ मिलता है। तथापि शहरी सफाई पर बनने वाली अधिकतर योजनाओं और नीतियों में महिलाएं प्रतिलक्षित नहीं होती।
यह तथ्य के मैला ढोने की प्रथा आज भी अस्तित्व में है। यह दिखाता है कि प्रवाही फ्लश शौचालयों को बढ़ावा देने तथा शुष्क शौचालयों को बंद करने को लेकर अभी तक बहुत कुछ नहीं किया गया है। स्वच्छता के अधिकार की दिशा में बहुत बड़े पैमाने पर अधिक स्थायी और मजबूत अभियान शुरू किया जाना चाहिए। यह मुख्य रूप से मैला ढोने के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने वाला होना चाहिए। यानी किसके ऊपर? मुख्य रूप से मैला ढोने के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने वाला होना चाहिए। पांचवा प्रश्न है अब आपका, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है। पहला है, शहरी सफाई समस्या का पूर्ण निराकरण केवल मैला ढोने के उन्मूलन से ही किया जा सकता है। सेकंड, शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित सफाई व्यवहार की जागरूकता को अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। देखिए, आपने जो परिच्छेद पढ़ा है तो परिच्छेद से ये निकल कर आ रहा है मतलब कि यहाँ पर शहरों में मुख्यतया मैला ढोने की वजह से क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो हमें मुख्यतः यहाँ पे फोकस किस पे करना है? मैला ढोने पे करना है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो है यहाँ पर एक इशारा किया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर क्या करती हैं? गंदगी फैलाती हैं। तो यहाँ पर आप अगर पहला वाला जो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि शहरी सफाई समस्या का पूर्ण निराकरण केवल मैला ढोने के उन्मूलन से ही किया जा सकता है। यहाँ पर केवल नहीं आएगा बल्कि मुख्यतः आएगा। ध्यान देना, यहाँ पर केवल नहीं आएगा बल्कि मुख्यतः आएगा, क्योंकि जो अंतिम यानी आपके परिच्छेद की जो अंतिम लाइन है कि यह मुख्य रूप से मैला ढोने के उन्मूलन पर केंद्रित करने वाला होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि मुख्य रूप से यहाँ पर प्रदूषण जो होता है, मुख्य रूप से यहाँ पर जो महिला स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है वो मैला ढोने की वजह से पड़ता है। यहाँ पर ये माना गया है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण और हो सकते हैं। यहाँ पर एक इशारा इसमें ये किया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित सफाई व्यवहार की जागरूकता को और अधिक जो है यहाँ पे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ये वाला बिल्कुल सही है। यानी कि ये यहाँ पर आप देखेंगे ये परिच्छेद जो है शहरी स्वच्छता व्यवहारों पर दिए गए विशेष ध्यान को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आंसर होगा आपका बी, केवल सेकंड। छठवां परिच्छेद है अब आपका, मानव के लिए उपयुक्त सरकार की प्रकृति और परिमाण को समझने के लिए यह आवश्यक है कि मानव के स्वभाव को समझा जाए। चूंकि प्रकृति ने उसे सामाजिक जीवन के लिए बनाया है, उसे उस स्थान के लिए भी युक्त किया है जिसे उसने नियत किया है। सभी परिस्थितियों में उसने उसकी नैसर्गिक आवश्यकताओं को उसकी व्यक्तिगत शक्तियों से बड़ा बनाया है। कोई भी एक व्यक्ति समाज की सहायता के बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, और वही आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति पर क्रियाशील होकर समग्र रूप से उनको एक समाज के रूप में रहने के लिए प्रेरित करती हैं। ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष इन्फेरेंस निकाला जा सकता है। पहला है, प्रकृति ने मानव समाज में भारी विविधता का निर्माण किया है। किसी भी मानव समाज को सदा उसकी आवश्यकताओं से कम मिलता है। अगला है, सामाजिक जीवन मानव का विशिष्ट लक्षण है, या विविध प्राकृतिक आवश्यकताओं ने मानव को सामाजिक प्रणाली की ओर बाध्य किया है। देखिए, यहाँ पर आप अगर पहला वाला कथन देखें तो पहला वाला कथन असत्य है, क्योंकि प्राकृतिक जो विविधता है इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। यानी क्योंकि प्रकृति जो है वो वास्तव में विविधता के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। यानी वास्तव में जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं ये उसकी विविधता के लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी मानव समाज को सदा उसकी आवश्यकताओं से कम मिलता है। देखिए, ये वाला भी कथन असत्य है, क्योंकि सदा शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, और सदा शब्द का प्रयोग करने के कारण यहाँ पर क्या है, एक लचीलापन नहीं रहा है। यानी कि यहाँ पर एक बात कही गई है कि किसी भी मानव समाज को सदा उसकी आवश्यकताओं से कम मिलता है। तो सदा शब्द यहाँ पे यूज नहीं करना था, यहाँ पे नॉर्मल लिख देते तो शायद सही भी हो जाता। तो यहाँ पर आपका ये वाला सेकंड वाला जो आपका कथन है ये भी गलत हो जाएगा। अगला है, सामाजिक जीवन मानव का विशिष्ट लक्षण है। देखिए, जो सी वाला जो कथन है एक सामान्य है, एक सामान्यीकरण हो रहा है। यहाँ पर आप देखें पूरा परिच्छेद पढ़कर आपके मन में एक सामान्य बात आ जाएगी कि भाई ये जो सामाजिक जीवन है ये मानव का विशिष्ट लक्षण है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको गहनता से इसको पढ़ें और गहनता से इसका निष्कर्ष निकालें तो यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि विविध प्राकृतिक आवश्यकताओं ने मानव को सामाजिक प्रणाली की ओर बाध्य किया है। ये ज़्यादा आपका सटीक बैठेगा। तो यहाँ पर यही आपका आंसर है, छठवें का डी। सातवां परिच्छेद है अब आपका, किसी राज्य में कानूनी आदेशकों की प्रगति उन प्रभावकारी मांगों के अनुरूप होती है जिनका राज्य को सामना करना पड़ता है, और यह कि अपने क्रम में यह सामान्य रूप से उस रीति पर आश्रित होती है जिसमें समाज में वह आर्थिक शक्ति वितरित होती है जिस पर राज्य का नियंत्रण है। सातवां आपका प्रश्न है अब आपका, यह कथन किसको निर्दिष्ट करता है? राजनीति और अर्थतंत्र के प्रतिवाद को,
राजनीति और अर्थतंत्र के पारस्परिक संबंध को, राजनीति पर अर्थतंत्र की प्रधानता को और अर्थतंत्र पर राजनीति की प्रधानता को। तो एक एक करके यहाँ पे जो कथन दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रधानता है, यानी वास्तव में प्रधानता का यहाँ पर अर्थ ये है कि अधिक शक्तिशाली या अधिक महत्वपूर्ण। तो पूरे परिच्छेद में यहाँ पर कहीं भी आप देखेंगे प्रधानता जैसी बात नहीं कही गई है कि भाई राजनीति जो है अर्थतंत्र पर प्रधानता स्थापित कर लेती है, ये बात यहाँ पर कहीं भी नहीं की गई है। ये पूरे परिच्छेद में ऐसी कोई विचार प्रक्रिया यहाँ पर शामिल नहीं है जो कि ये दिखाता हो कि अर्थशास्त्र जो है राजनीति शास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र जो है अर्थशास्त्र से अधिक महत्वपूर्ण है, ये बात यहाँ पर नहीं कही गई है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन वास्तव में ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। राजनीति और अर्थतंत्र के पारस्परिक संबंध को यहाँ पर दर्शाया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। आपका जो सेकंड वाला है, यानी कि जो सेकंड वाला जो कथन है ये सही है कि यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ है वो वास्तव में राजनीति और अर्थतंत्र के पारस्परिक संबंध को दर्शा रहा है, प्रधानता को नहीं। अर्थतंत्र पर राजनीति प्रधानता को नहीं, इनके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां पर आपका बी वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका बी। 8वां परिच्छेद है अब आपका भूमंडलीय ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 15% कृषि प्रक्रियाओं से आता है। इसमें उर्वरकों से निकलने नाइट्रस ऑक्साइड, पशुधन, चावल उत्पादन तथा खाद्य भंडार से निकली मैथेन तथा जैव मात्रा को जलाने से निकली कार्बन डाइऑक्साइड सम्मिलित हैं। किंतु मृदा प्रबंधन प्रक्रियाओं से घास के मैदानों को जलाने से तथा वनोन्मूलन से उत्सर्जित CO2 इसमें सम्मिलित नहीं है। वानिकी भू उपयोग तथा भू उपयोग में परिवर्तन प्रतिवर्ष और अधिक 17% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इसका 3/4 भाग किससे आ रहा है, उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन से आता है। बचा हुआ उत्सर्जन अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय पीठभूमि के अपवहन तथा जलाने से निकलता है। अमेजन के वर्षा वन में जमा कार्बन की मात्रा के लगभग बराबर मात्रा विश्व की पीठभूमियों में जमा है। पीठभूमि का मतलब होता है दलदली भूमि। 8वां प्रश्न है वो आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त परिच्छेद से सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला है, संपूर्ण विश्व में यंत्र और रसायनों पर आधारित कृषि प्रथाओं के स्थान पर तत्काल जैव कृषि, यानी कि जैव कृषि जो फार्मिंग है ये अपनाई जानी चाहिए। सेकंड है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हमारी भू उपयोग प्रक्रियाओं में बदलाव लाना चाहिए। अगला है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की समस्या के कोई प्रौद्योगिकी समाधान नहीं है। अगला है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कार्बन प्रच्छादन का मुख्य स्थान है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो पहला वाला कथन तो आपके पैसेज में है ही नहीं। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर जो बोला गया है कि संपूर्ण विश्व में यंत्र और रसायनों पर आधारित जो कृषि प्रथाएं हैं इसके स्थान पर तत्काल जैव कृषि अपनाई जानी चाहिए। तो ना तो यहाँ पे यंत्र की बात हो रही है, ना ही यहाँ पर रसायनों की यहाँ पे बात हो रही है, यानी और ना ही यहाँ पर ये कहा गया है कि आप जैव कृषि को इसके स्थान पर अपना लें। ये बात भी यहाँ पर नहीं कही गई है, यानी कि यहाँ पर यंत्र और ये वाली तो बात हल्की फुल्की हुई है, यानी आप जैसे कुछ उर्वरकों की बात हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैव कृषि अपनाने की यहाँ पर बात नहीं कही गई है। दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर अगला वाला डी वाला कथन है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कार्बन प्रच्छादन का मुख्य स्थान है। तो हम देखिए इसमें आते हैं, आप देखेंगे ये वाली जो लाइन है कि वानिकी भू उपयोग और भू उपयोग में परिवर्तन प्रतिवर्ष और अधिक 17% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, और इनका 3/4 भाग किससे आता है, इनका 3/4 आता है उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन से। तो यहाँ पर ये जो कहा गया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है कार्बन प्रच्छादन का मुख्य स्थान है, ये कथन गलत हो जाएगा। अगला है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की समस्या के कोई प्रौद्योगिकी समाधान नहीं है। यहाँ पर आपको पूरे पैराग्राफ को देखने से समझ में आएगा, यहाँ पर हमें समाधान के ऊपर बात ही नहीं की गई है, यहाँ पर हम समाधान के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी वाला कथन भी नहीं होगा। बी वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हमारी भू उपयोग प्रक्रियाओं में बदलाव लाना अनिवार्य है, यानी हमारी जो भू उपयोग प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। यानी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कहा गया है कि भूमंडलीय ग्रीन हाउस गैस का लगभग 15% जो है कृषि प्रक्रियाओं से आता है। तो ये इस बात को इंगित करता है कहीं ना कि हमारी जो भू उपयोग की प्रक्रियाएं हैं, जैसे विविध प्रक्रियाएं, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे हम जो बायोमास यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो यहाँ पर, इसके अलावा जो यहाँ पर वनोन्मूलन वगैरह कर रहे हैं, तो इन सबको मिलाकर बोला गया है कि हमारी जो भू उपयोग है वास्तव में इस प्रक्रियाओं में बदलाव लाना हमें अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन आपका सही है, तो 8वें का आंसर होगा आपका बी वाला। अगला परिच्छेद है आपका यहाँ पर, यदि हम 2050 की ओर देखें, जब हमें 2 अरब से अधिक लोगों को आहार खिलाने की आवश्यकता होगी, तो यह प्रश्न है कि कौन सा आहार सर्वोत्तम है, एक नई अत्यावश्यकता बन गया है। आने वाले दशकों में हम जिन खाद्य पदार्थों को खाने के लिए चुनेंगे उनके इस ग्रह के लिए गंभीर रूप से बहुशाखन होंगे। सामान्य रूप से कहें तो समूचे विकासशील देशों में खान पान की जो मांस और डेयरी उत्पाद के
आहार के इर्द गिर्द ही घूमते रहने वाली प्रवृत्ति बढ़ रही है, वह भूमंडलीय संसाधनों पर अपरिष्कृत अनाज, गिरी, फलों और सब्जियों पर निर्भर करने वाली प्रवृत्ति की तुलना में अधिक दबाव डालेगी। तो 9वां प्रश्न है अब आपका इस परिच्छेद से, उपर्युक्त परिच्छेद से क्या निर्णायक संदेश निकलता है। पहला है, पशु आधारित खाद्य स्रोत की बढ़ती मांग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपेक्षाकृत अधिक बोझ डालती है। सेकंड, अनाजों, गिरी, फलों और सब्जियों पर आधारित आहार विकासशील देशों में स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुयोग्य है। अगला है, मनुष्य स्वास्थ्य मामलों को बिना ध्यान में रखे समय समय पर अपनी खाने की आदतों को बदलते हैं। अगला है, भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में हम अभी तक यह नहीं जानते कि कौन सा आहार हमारे लिए सर्वोत्तम है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो परिच्छेद में यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि अनाज, फल या सब्जियां जो हैं वो विकासशील देशों के लिए, इनके लोगों के लिए सर्वाधिक उचित हैं। ये बात यहाँ पर कहीं भी नहीं कही गई है, तो ये बी वाला कथन अपने आप निकल जाएगा। अगला कथन है सी वाला। अगर आप सी वाले कथन की बात करें तो यहाँ पर बोला गया कि मनुष्य स्वास्थ्य मामलों को बिना ध्यान में रखे समय समय पर अपनी खाने की आदतों को बदलते हैं। इस बात का भी आपकी पूरे पैराग्राफ में कहीं भी जिक्र नहीं कहा गया है, तो यहाँ पर ये सी वाला कथन भी होगा। भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में हम अभी तक यह नहीं जानते हैं कौन सा आहार हमारे लिए सर्वोत्तम है, तो यहाँ पर ये बात भी यहाँ पर आपके निकल कर नहीं आ रही है। आपका पहला वाला कथन यहाँ पे बिल्कुल निकल कर आ रहा है, क्योंकि अंतिम जो लाइन है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि जो विकासशील देश हैं इनमें खान पान की जो मांस और डेयरी उत्पाद के आहार के इर्द गिर्द की इनकी घूमते रहने वाली प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वो भूमंडलीय संसाधनों पर खास करके अधिक दबाव डालेगी। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर आपका 9वें का पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। 10वां परिच्छेद है अब आपका, सभी मनुष्य शैशवावस्था में मां के दूध को पचाते हैं, लेकिन 10,000 वर्ष पहले मवेशियों की पालन प्रणाली के आरंभ होने तक शिशुओं को एक बार दूध छुड़ाने पर उनको दूध पचाने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसके परिणाम स्वरूप उनमें लैक्टेज एंजाइम का बनना बंद हो गया, जो लैक्टोज शर्करा को सरल शर्कराओं में तोड़ता है। मानव के मवेशी चराने की प्रणाली आरंभ होने के बाद दूध को पचाना अत्यधिक लाभदायक हो गया और यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में मवेशी चराने वालों में स्वतंत्र रूप से लैक्टोज सहन शक्ति का विकास हुआ। चीनी और थाई लोग जो मवेशियों पर निर्भर नहीं थे, वे लैक्टोज असहनशील बने हुए हैं, यानी वो लोग लैक्टोज के बारे में उनका जो कह सकते हैं जो लैक्टोज वाले भोजन है उनको आसानी से वो नहीं पचा पाते हैं। ये बात यहाँ पर बोली गई है। 10वां प्रश्न है आपका, उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तार्किक पूर्व धारणा प्राप्त की जा सकती है। पहला है, लगभग 10,000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ भागों में पशुपालन शुरू हुआ। सेकंड, एक समुदाय में खाने की आदतों में स्थायी परिवर्तन समुदाय के सदस्यों में आनुवंशिक परिवर्तन ला सकता है। अगला है, केवल लैक्टोज सहनशील लोगों में ही अपने शरीरों में सरल शर्कराओं को पाने की क्षमता होती है। अगला है, जो लोग लैक्टोज सहनशील नहीं होते वे किसी भी डेयरी उत्पाद को नहीं पचा सकते। तो देखिए डी वाले ऑप्शन से ही चलते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरे परिच्छेद में ये बात नहीं कही गई है कि जो लोग जो है यानी डेयरी उत्पादों के प्रति सहनशील नहीं होते या जिनके अंदर लैक्टोज वाला जो एंजाइम है वो नहीं बनता है, तो वो कोई भी डेयरी उत्पाद नहीं पचा सकते, यानी मांस भी नहीं पचा सकते, दूध भी नहीं पचा सकते, दही भी नहीं पचा सकते। ये बात नहीं कही गई है, तो यहाँ पर डी वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी हो सकता है कि भाई वो लोग डेयरी उत्पादों में मांस भी आता है तो मांस को ना पचा पाए लेकिन दूध को पचा जाए आसानी से, तो ये वाला डी वाला कथन गलत हो जाएगा। सी वाला कथन कह रहा है कि केवल लैक्टोज सहनशील लोगों में ही अपने शरीरों में सरल शर्कराओं को पाने की क्षमता होती है। तो केवल जरूरी ये भी नहीं है केवल लैक्टोज सहनशील लोगों में ही जो है यहाँ पर सरल शर्कराओं को पाने की क्षमता होती है, जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी केवल और केवल हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। केवल का मतलब हो गया एकदम दृढ़ विश्वास से हम ये बात कह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है अपवाद भी हो। पहला कथन अगर हम देखें कि लगभग 10,000 वर्ष पहले विश्व के कुछ भागों में पशुपालन शुरू हुआ। देखिए हमें पता है स्टार्टिंग में ये बात कही गई है कि आज से 10,000 वर्ष पहले क्या है, मानव ने जो है मवेशियों को पालने की प्रणाली आरंभ की है। ये बात हमें यहाँ लिखी हुई है। और ये भी बोला गया कि मानव के मवेशी चराने की प्रणाली प्रारंभ होने के बाद दूध को बचाना अत्यधिक लाभदायक हो गया। खास करके कुछ भागों में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में मवेशी चराने वालों में स्वतंत्र रूप से लैक्टोज सहन शक्ति का विकास हुआ, ये हमने देखा है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे पूरे विश्व में नहीं हुआ है बल्कि विश्व के कुछ भागों में पशुपालन शुरू हुआ है 10,000 साल पहले। ये कथन आपके और हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गलत है नहीं। लेकिन यूपीएससी ने इसे सही नहीं माना है, यूपीएससी ने इसे सर्वाधिक सटीक और सही नहीं माना है। यूपीएससी की नज़र में आपका बी वाला कथन आपका सही है, यानी एक समुदाय में खाने की आदतों में स्थायी परिवर्तन समुदाय के सदस्यों में
आनुवंशिक परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि 10,000 साल पहले जो आपके मिडिल ईस्ट है, यूरोप है और अफ्रीका, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मवेशी चराने लगे हैं तो क्या हुआ है, इनके जो पूर्वज हैं, इनके पूर्वजों के अंदर जैसे जैसे लैक्टोज एंजाइम विकसित हुआ है तो बाद की उनकी पीढ़ियाँ हैं उनके अंदर भी दूध या फिर जो भी डेयरी उत्पाद है उनको बचाने के लिए जो एंजाइम है वो उपस्थित होने लगा है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है कि एक समुदाय में होने खाने की आदतों में स्थायी परिवर्तन समुदाय के सदस्यों में आनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है। तो यहाँ पर बी वाला कथन आपका ज्यादा सटीक है। तो 10वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 11वां परिच्छेद है अब आपका अल्प विकसित और औद्योगिकृत देशों की राष्ट्रीय आयों के बीच तुलना करते समय आने वाली संकल्पनात्मक कठिनाइयां विशेष रूप से गंभीर होती हैं, क्योंकि विभिन्न अल्प विकसित देशों में राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग का उत्पादन वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो अल्प विकसित देश हैं वहां पर जो कॉमर्शियल इंडस्ट्री है वो क्या है, यानी कि वो आप देखेंगे नॉन कॉमर्शियल होती है इंडस्ट्री। यानी कि आप देखेंगे जो अपने लघु कुटीर उद्योग है ना, तमाम उद्योग तो आप देखते होंगे जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट की यहाँ पर, लेकिन तमाम ऐसे भी उद्योग हैं जो लोग अपने घरों में चला रहे हैं मोस्टली। आप देखेंगे यानी इंडिया में आप देखेंगे मोस्टली 1 या 2 या पूरे परिवार जो है अपने अपने उद्योग चला रहे हैं। तो ऐसे उद्योगों ने कितना उत्पादन किया है, कितना इन्होंने आय अर्जित की है, इनका कैलकुलेशन लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये बात यहाँ पे बोली गई है कि जो अल्प विकसित देश हैं, यानी खास करके जो विकासशील प्रवृत्ति के देश हैं, वहां पर इस तरह के जो उद्योग चल रहे हैं, क्योंकि वो वाणिज्यिक उद्योग तो नहीं है भाई। वाणिज्यिक उद्योग का मतलब क्या है कि कोई फैक्ट्री है, कोई उपक्रम है पूरा, उसका कोई यूनिट है, तो हमारा उसका सालाना जो कितना उसने जो अर्जित किया है, कितना उसने प्रोडक्शन किया है, कितना उसे लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, उनका तो पूरा ब्यौरा निकल आता है। लेकिन जो लोग घरों में अपना उत्पादन कर रहे हैं या घरों से अपना व्यापार चला रहे हैं, तो उनका क्या है, वो गैर वाणिज्यिक है, तो उनका हमें हिसाब लग ही नहीं पाता है। तो ऐसे में जो हमारी जो राष्ट्रीय आयों की तुलना होती है किसी देश के मध्य, ये कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो 11वां प्रश्न है अब आपका, इस कथन से लेखक का तात्पर्य है कि औद्योगिकृत देशों में उत्पादित और उपभोक्त समस्त राष्ट्रीय उत्पाद वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरता है। बी, विभिन्न अल्प विकसित देशों में अवाणिज्यीकृत क्षेत्र का अस्तित्व देशों की राष्ट्रीय आयों की परस्पर तुलना को कठिन बना देता है। अगला है, राष्ट्रीय उत्पाद के किसी भाग का उत्पादन और उपभोग वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना नहीं होना चाहिए। अगला है, राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग का उत्पादन और उपभोग वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना होना अल्प विकास का चिन्ह है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बात बताई नहीं गई है कि औद्योगिकृत जो देश हैं वहां पर उत्पादन और उपभोग जो है समस्त वो राष्ट्रीय उत्पाद वाणिज्यिक माध्यमों से होता है। ये बात हमें नहीं बताई गई है। यानी औद्योगिकृत देशों के बारे में हमें ये बात नहीं बताई गई है कि भाई कि यहाँ पर औद्योगिकृत देशों में उत्पादन कैसे हो रहा है, उपभोग कैसे हो रहा है, क्या वो वाणिज्यिक तरीके से हो रहा है, ये भी नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। विभिन्न अल्प विकसित देशों में जो अवाणिज्यीकृत क्षेत्रक है, इसका अस्तित्व देशों की राष्ट्रीय आयों की परस्पर तुलना को कठिन बना देता है। हाँ, ये वाला निष्कर्ष यहाँ पर निकल रहा है। अगला है, राष्ट्रीय उत्पाद के किसी भाग का उत्पादन और उपभोग वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना नहीं होना चाहिए। ये भी गलत है। ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय उत्पाद कोई निकल रहा है तो कोई भी भाग उसका उत्पादन हो रहा है या उपभोग हो रहा है वो वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना उसका नहीं हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई भी देश अपने लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रहा हो तो उस पर यह बात यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग का उत्पादन और उपभोग वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना होना अल्प विकास का चिन्ह है। ये भी जरूरी नहीं है कि अल्प विकास का चिन्ह ही हो। भाई तमाम ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं, जैसे चाइना ने भी तो छोटे छोटे उद्योगों को प्रमोट किया है। खिलौना बनाने वाले उद्योग हैं, बारीक बारीक से, यानी आप देखेंगे झालने बनाने वाले उद्योग, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तव में बहुत छोटी हैं, किसी बड़ी बड़ी यूनिटों में तैयार नहीं होती हैं, वो घरों में ही तैयार होती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई जो गैर वाणिज्यिक माध्यमों से उत्पादन हो रहा है वो अल्प विकास का चिन्ह हो, ये जरूरी नहीं है। चाइना इसका एक एग्जाम्पल है। तो आप क्या चाइना को अल्प विकास वाला देश बोलेंगे? नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डी वाला कथन भी गलत हो जाएगा, केवल बी वाला कथन यहाँ पर सही है। तो 11वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 12वां परिच्छेद है अब आपका, वायुमंडल में मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पादपों और सूक्ष्म जीवों के बीच एक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो सकती है, जो कि इस ग्रह पर कार्बन के सबसे बड़े भंडार मृदा को अव्यवस्थित कर सकती है। एक अध्ययन में पाया गया कि वह मृदा जिसमें कार्बन की मात्रा सभी पादपों और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कुल कार्बन की दुगनी है, लोगों के द्वारा वायुमंडल में और अधिक कार्बन छोड़ते जाने पर वर्धमान रूप से अस्थिर होती जाएगी। ऐसा अधिकांशतः पादप वृद्धि में बढ़ोतरी के कारण होता है। यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस और एक प्रदूषक है, यह पादप वृद्धि को प्रोत्साहित भी करती है, क्योंकि वृक्ष और दूसरी वनस्पतियां भविष्य में होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता में फलती फूलती हैं। उनकी जड़ें मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रेरित कर सकती हैं, जो परिणाम स्वरूप
मृदा कार्बन के अपघटन को और तेज कर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि कर सकता है। देखिए यहाँ पर ये एंड वाली जो लाइन है पैराग्राफ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। तो 12वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त परिच्छेद का सबसे अधिक तर्कसंगत उपनिगमन यानी कोरोलरी है। पहला है सूक्ष्म जीवों और पादपों के अस्तित्व के लिए कार्बन डाइऑक्साइड परम आवश्यक है। अगला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करने के लिए मनुष्य पूरी तरह उत्तरदायी है। अगला है पादप वृद्धि की बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव और मृदा कार्बन उत्तरदायी है। अगला है वर्धमान हरित आवरण मृदा में युक्त कार्बन की मोचन को प्रेरित कर सकता है। देखिए अगर आप यहाँ पर आप पहला वाला जो कथन है ये आप देखें तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की विमुक्ति के लिए केवल मनुष्य ही जिम्मेदार है। ये बात हम यहाँ पर, ये आपका बी वाला कथन ये कह रहा है, ये हम कथन यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें कि पादप वृद्धि की बढ़ोतरी के लिए कि मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव और मृदा कार्बन उत्तरदायी हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं। यानी ये आपके परिच्छेद से इस तरह का अर्थ यहाँ पर बिल्कुल नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पर ए वाला जो परिच्छेद है ये कह रहा है कि ए वाला जो कथन है वो कह रहा है सूक्ष्म जीवों और पादपों के अस्तित्व के लिए कार्बन डाइऑक्साइड परम आवश्यक है। ये भी यहाँ पर नहीं कही गई है क्योंकि यहाँ पर आशंका बताई गई है कि जैसे जैसे हरित आवरण बढ़ता जाएगा हो सकता है उससे क्या हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से क्या कर सके, यानी तेजी से अपक्रिया करती जाए और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि होती जाए, ये यहाँ पर बोली गई है। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन आपका ज़्यादा सटीक हो जाएगा कि वर्धमान हरित आवरण मृदा में युक्त कार्बन की मोचन को प्रेरित कर सकता है। तो ये बात यहाँ पर आपका निकल कर आएगा। तो यहाँ पर 12वें का आंसर होगा आपका डी वाला। 13वां परिच्छेद है अब आपका ऐतिहासिक रूप से विश्व कृषि के सामने खाद्य की मांग और पूर्ति के बीच संतुलन प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती रही है। वैयक्तिक देशों के स्तर पर मांग पूर्ति संतुलन बंद अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक नीतिगत मुद्दा हो सकता है, विशेषकर यदि वह एक जनसंख्या बहुल अर्थव्यवस्था है और उसकी घरेलू कृषि स्थायी आधार पर पर्याप्त खाद्य पूर्ति नहीं कर पा रही। यह उस मुक्त और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए जिसके पास विदेशों से खाद्य क्रय करने हेतु पर्याप्त विनिमय अधिशेष है उतनी बड़ी और न ही सदैव होने वाली बाध्यता है। विश्व के लिए समग्र रूप से मांग पूर्ति संतुलन भूख तथा भुखमरी से बचाव हेतु सदैव ही एक अपरिहार्य पूर्व शर्त है। तथापि पर्याप्त पूर्ति की विश्वव्यापी उपलब्धता का आवश्यक रूप से यह मतलब नहीं है कि खाद्य स्वतः अधिशेष वाले देशों से उन अभावग्रस्त देशों की ओर जिनके पास क्रय शक्ति का अभाव है चला जाएगा, ये भी यहाँ पे जरूरी नहीं है। अतः विश्व स्तर पर भूख, भुखमरी, न्यून पोषण या कुपोषण आदि का असमान वितरण खाली जेबों वाले भूखे लोगों की मौजूदगी की वजह से है। यहाँ पे बोली गई है कि किसकी वजह से है, खाली जेबों वाले भूखे लोगों की मौजूदगी से है, जो बृहद रूप से अविकसित अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित है। जहाँ तक आधारभूत मानवीय अस्तित्व के लिए 2 वक्त का भरपेट भोजन का प्राथमिक महत्व है, उसमें खाद्य की विश्वव्यापी पूर्ति के मुद्दे को हाल के वर्षों में महत्व मिल रहा है, क्योंकि मांग की मात्रा और संरचना दोनों में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और क्योंकि हाल के वर्षों में अलग अलग देशों की खाद्य पूर्तियों की अबाधित श्रृंखला निर्मित करने की क्षमताओं में कमी आई है। खाद्य उत्पादन, विपणन और कीमतें विशेषकर विकासशील विश्व में गरीबों द्वारा कीमत वहन करने की क्षमता विश्वव्यापी मुद्दे बन गए हैं, जिनका विश्वव्यापी चिंतन और विश्वव्यापी समाधान आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर 13वां प्रश्न है अब आपका, इससे उपर्युक्त परिच्छेद के अनुसार विश्व खाद्य सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत हल हैं। पहला, अपेक्षाकृत, यहाँ बोला गया है अपेक्षाकृत अधिक कृषि आधारित उद्योग स्थापित करना, गरीबों द्वारा कीमत वहन करने की क्षमता को सुधारना, विपणन की दशाओं का नियमन करना, हर एक को खाद्य सहायकी प्रदान करना। देखिए आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें तो पूरे पैराग्राफ में कहीं भी ये बात नहीं कही गई है कि हमें कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन तो स्वतः ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक कारण ये माना गया है कि खाली जेबों वाले भूखे लोगों की मौजूदगी की वजह से क्या होता है कि भुखमरी, न्यून पोषण, कुपोषण आदि या फिर ये सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बात सही है कि गरीबों द्वारा कीमत वहन करने की जो क्षमता को हमें सुधारना है। ठीक है, इस परिच्छेद से निकल कर आ रही है बात। इसके अलावा जो विपणन की दशाएं हैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो अनाज है स्वतः ही लोगों तक नहीं पहुंच जाएगा, हमें इस तरह की व्यवस्था विकसित करनी होगी ताकि जो अनाज है वो लोगों तक पहुंच सके। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि विश्व के लिए समग्र रूप से मांग पूर्ति संतुलन भूख तथा भुखमरी से बचाव सदैव ही एक अपरिहार्य पूर्व शर्त है, यानी कि मांग और पूर्ति के बीच संतुलन बना रहे।
ऐसा थोड़ी ना है कि भाई कोई गरीब देश है या फिर जहाँ पर खाद्यान्न नहीं है तो वहाँ पर एक उसके पड़ोसी देश में जहाँ पर प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न है वहाँ से अधिशेष जो है गरीब देश की ओर चला जाए, ऐसा अपने आप थोड़ी ना होगा। ये तभी होगा जब वहाँ की सरकार चाहेगी। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो उस हिसाब से ये यहाँ पर आपका थर्ड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है कि विपणन की दशाओं का नियमन करना। इसके अलावा जो फूड सब्सिडी है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है पूरे परिच्छेद में। तो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड कथन जो है ये सही हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका बी, केवल 2 और 3। 14वां प्रश्न है अब आपका, उपर्युक्त परिच्छेद के अनुसार विश्व कृषि के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कृषि हेतु पर्याप्त भूमि प्राप्त करना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार करना। आपके पूरे पैराग्राफ में कहीं भी ये बात नहीं की गई है कि हमें पर्याप्त भूमि प्राप्त करनी है या फिर खाद्य प्रसंस्करण पर बल देना है, ये बात यहाँ पर नहीं कही गई है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। अल्प विकसित देशों में भुखमरी का उन्मूलन करना, यहाँ पर अल्प विकसित देशों की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि भाई अल्प विकसित देशों में सबसे ज़्यादा भुखमरी है, ये बात नहीं कही गई है। तो हमें उसका जो है यहाँ पर उन्मूलन करना है, ये बात यहाँ पे नहीं कही गई है। भाई भुखमरी तो अमेरिका में भी है, या अमेरिका में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, जरूरी थोड़ी ना है अल्प विकसित देशों में ही हो। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अल्प विकसित में संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर केवल अल्प विकसित देशों की बात नहीं हो रही है, बल्कि समूचे विश्व की बात हो रही है। तो यहाँ पर बी वाला कथन भी गलत हो जाएगा। खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं के उत्पादन के बीच संतुलन प्राप्त करना, देखिए खाद्य और गैर खाद्य के बीच भी संतुलन की भी बात यहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ पर जो बात हो रही है वास्तव में खाद्य की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन प्राप्त करने की मांग हो रही है, जो कि आपके इस जो लाइन से बात निकल कर आ रही है। ठीक है, मांग पूर्ति यानी विश्व के लिए समग्र रूप से मांग पूर्ति संतुलन भूख तथा भुखमरी से बचाव हित सदैव ही एक अपरिहार्य पूर्व शर्त है। ये बात आपकी इस लाइन में निहित है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 14वें का डी वाला। 15वां प्रश्न है अब आपका, उपर्युक्त परिच्छेद के अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भूख और भुखमरी घटाने में निम्नलिखित में से किससे या किन से सहायता मिलती है? पहला है खाद्य की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन करना, खाद्य आयात में वृद्धि करना, निर्धनों की क्रय शक्ति में वृद्धि करना, या खाद्य उपभोग प्रतिमानों और प्रयासों में बदलाव लाना। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो कि मैंने वही जो भी लाइन अभी दिखाई थी पिछले वाले प्रश्न में, तो वही लाइन यहाँ पर आ जाएगी कि खाद्य की सबसे पहले मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन हमें स्थापित करना है। अगर हमें वास्तव में भुखमरी को घटाना है तो सबसे पहले वो करना होगा। खाद्य आयात में वृद्धि करना, पूरे पैराग्राफ में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि खाद्य आयात आपको करना है और खाद्य आयात करके आपको भुखमरी मिटानी है। पूरे पैराग्राफ में ये बात कहीं भी नहीं कही गई है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। निर्धनों की क्रय शक्ति में वृद्धि करना, हाँ ये बात यहाँ पे मानी गई है, ये एक्सेप्ट की गई है कि वास्तव में विश्व स्तर पर जो भूख, भुखमरी, न्यून पोषण या कुपोषण आदि का असमान वितरण है, ये खाली जेबों वाले भूखे लोगों की मौजूदगी की वजह से है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि भाई हम लोगों की जो हम ये गरीब लोग हैं, इन लोगों को इस तरह से रोजगार दें कि वास्तव में इनके पास एक क्रय शक्ति आ जाए, ताकि वो अपने 2 वक्त का भरपूर भोजन जो है, जो भरपूर भोजन जो है ये कर पाएँ या उसको खरीद पाएँ। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला कथन आपका सही हो जाएगा। खाद्य उपभोग प्रतिमानों और प्रयासों में बदलाव लाना, खाद्य उपभोग के प्रतिमान और जो है प्रयास, यानी कि प्रतिमान का मतलब क्या होता है, यानी कि जो आपका फूड लोग ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि जैसे अपने यहाँ क्या है सबसे ज़्यादा गेहूँ खाया जाता है, गेहूँ का आटा खाया जाता है, जो है अमेरिका में जो है मीट वगैरह खाया जाता है। तो ये आपके उपभोग के प्रतिमान बोले जाते हैं। अलग अलग मॉडल हैं। तो हमें इनके मॉडलों में परिवर्तन नहीं करना है कि भाई अपनी फूड हैबिट जो है हम गेहूं से चावल पर ले आएँ, ये नहीं करना है। या फिर हमें जो इन्हें उगाने का या फिर इन्हें कह सकते हैं उपजाने का जो तरीका है उसके प्रयासों में बदलाव नहीं लाना है। ये बात यहाँ पे आपके पैराग्राफ में कहीं भी नहीं कही गई है। तो यहाँ पर केवल पहला तीसरा कथन सही है। तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 3। 16वां प्रश्न है अब आपका, विश्वव्यापी खाद्य पूर्ति के मुद्दे को मुख्यतः किसके या किन के कारण महत्व प्राप्त हुआ है? पहला है यहाँ पर विश्वव्यापी रूप से जनसंख्या की अतिवृद्धि से, खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में तीव्र गिरावट से, सतत खाद्य पूर्ति हेतु क्षमताओं में परिसीमन से। देखिए जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि तथा खाद्य उत्पादन क्षेत्र में तीव्र कमी प्रसंग से बाहर है। तो ये बात पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। खाद्य आपूर्ति के लिए उत्तरजीविता, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा सेकंड वाला। तो खाद्य आपूर्ति के लिए यहाँ पर उत्तरजीविता ये यहाँ पर अधिक प्रासंगिक लगती है, यानी हमने जो है सतत खाद्य पूर्ति हेतु क्षमताओं में परिसीमन किया है। तो यहाँ तीसरा वाला कथन आपका सही है। तो यहाँ पर यही आपका आंसर होगा 16वें का बी वाला, केवल थर्ड। परिच्छेद नंबर 14वां है आपका, शासन और लोक प्रशासन में कमियों के मूल में स्थित एक कारक आमतौर से शासन में और मुख्य रूप से सिविल सेवाओं में जवाबदेही का होना या ना होना है। जवाबदेही का एक प्रभावी ढांचा रूपांकित करना सुधार कार्यसूची का एक मुख्य तत्व रहा है। मूलभूत मुद्दा यह है कि क्या सिविल सेवाओं को तत्कालीन राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होना चाहिए या फिर व्यापक रूप से समाज के प्रति। दूसरे शब्दों में आंतरिक और बाह्य जवाबदेही के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए।
आंतरिक जवाबदेही को आंतरिक निष्पादन के परिवीक्षण, केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक जैसे निकायों के आधिकारिक निरीक्षण तथा अधिशासी निर्णयों के न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 311, 312 सिविल सेवाओं खासकर अखिल भारतीय सेवाओं में नौकरी की सुरक्षा एवं रक्षोपाय का उपबंध करते हैं। संविधान निर्माताओं ने यह ध्यान में रखा था कि इन संरक्षण उपबंधों के परिणाम स्वरूप ऐसी सिविल सेवा बनेगी जो राजनीतिक कार्यपालिका की पूर्णतः अनुसेवी नहीं होगी, वरन उसमें बृहत्तर लोकहित में कार्य करने की शक्ति होगी। इस प्रकार संविधान में आंतरिक और बाह्य जवाबदेही के बीच संतुलन रखने की आवश्यकता सन्निहित है। प्रश्न यह है कि दोनों के बीच रेखा कहाँ खींची गई है। वर्षों बाद सिविल सेवाओं की अधिकतर आंतरिक जवाबदेही का जो जोर है वो तत्कालीन राजनीतिक नेताओं के पक्ष में अधिक झुका दिखाई देता है, जिनसे बदले में निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से व्यापक समाज के प्रति बाह्य रूप से जवाबदेह होने की अपेक्षा की जाती है। समाज के प्रति जवाबदेही लाने के प्रयास करने की इस प्रणाली से कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ है और इससे शासन के लिए अनेक प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं। सिविल सेवाओं में जवाबदेही के सुधार के लिए कुछ विशेष उपायों पर विचार किया जा सकता है। अनुच्छेद 311 और 312 के उपबंधों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और सिविल सेवाओं की बाह्य जवाबदेही के लिए विधि एवं विनियम बनाए जाने चाहिए। प्रस्तावित सिविल सेवा विधेयक इनमें से कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। वृत्तिक यानी प्रोफेशनल सिविल सेवाओं और राजनीतिक कार्यपालिका की अपनी अपनी भूमिकाएं परिभाषित की जानी चाहिए। ये ध्यान देना, यानी कि जो प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट हैं और राजनीतिक कार्यपालिका है, इनकी अपनी अपनी भूमिकाएं परिभाषित की जानी चाहिए ताकि वृत्तिक प्रबंधकीय कार्य और सिविल सेवाओं के प्रबंधन का अराजनीतिकरण हो सके। इस प्रयोजन के लिए केंद्र और राज्यों में प्रभावी सांविधिक सिविल सेवा बोर्ड बनाए जाने चाहिए। शासन और निर्णयन को लोगों के अधिक समीप लाने हेतु सत्ता का विकेंद्रीकरण और अवक्रमण डिवॉल्यूशन भी जवाबदेही के संवर्धन में सहायक होता है। तो आपने पूरा पैराग्राफ देख लिया, काफी लंबा चौड़ा पैराग्राफ था और सिंपल भी था। तो 17वां प्रश्न है अब आपका इस पैराग्राफ से, परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक या कारक के कारण शासन या लोक प्रशासन के लिए प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं। तो सही उत्तर आपको चुनना है इसमें से। पहला है यहाँ पर आंतरिक एवं बाह्य जवाबदेहियों के बीच संतुलन बनाने में सिविल सेवाओं की अक्षमता। सेकंड है अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए पर्याप्त वृत्तिक प्रशिक्षण का अभाव। थर्ड है आपका सिविल सेवाओं में उपयुक्त सेवा हित लाभों की कमी। अगला है आपका इस संदर्भ में राजनीतिक कार्यपालिका के और उसकी तुलना में वृत्तिक सिविल सेवाओं के अपनी अपनी भूमिकाओं को परिभाषित करने वाले संवैधानिक उपबंधों का अभाव। देखिए यहाँ पर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यानी शुरुआत में ही ये बात कह दी गई है कि हमें आंतरिक और बाह्य जो बोली गई है कि इनके बीच, आंतरिक और बाह्य के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। यानी जो जवाबदेही है, एक तो आंतरिक जवाबदेही है यानी जैसे विभागीय जवाबदेही होती है, या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है आपका, कैग है, ठीक है, ये निकाय है आंतरिक यहाँ पे जवाबदेही के लिए। बाह्य जवाबदेही किसके प्रति होगी? जनता के प्रति होगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन आपका ये सही हो जाएगा। अगला है अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए पर्याप्त वृत्तिक प्रशिक्षण का अभाव। कहीं भी पैराग्राफ में ये बात नहीं कही गई है कि इनके लिए वृत्तिक प्रशिक्षण जो है इसका अभाव है, ठीक है। ये बात यहाँ पर नहीं कही गई है, ये लाइन मैंने हाईलाइट कर दी है, इसमें भी ये बात ये नहीं कही गई है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला पैराग्राफ तो होगा ही नहीं। तीसरा है सिविल सेवाओं में उपयुक्त सेवा हितलाभों की कमी। यहाँ पर सेवा हितलाभों की कमी के ऊपर भी यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है, तो यहाँ पर आपका ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा। चौथा कथन आपका सही है कि इस संदर्भ में राजनीतिक कार्यपालिका के और उसकी तुलना में वृत्तिक सिविल सेवाओं के अपनी अपनी भूमिकाओं को परिभाषित करने वाले संवैधानिक उपबंधों का अभाव है। ये बात यहाँ पर ये स्वीकार की गई है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसमें आपकी ये बात यहाँ पर स्वीकार की गई है कि जो ये इस तरह का है, ये ढांचा है यहाँ पर, यानी कि ये बात कही गई है इसमें, तो इसका ये अभाव है। इस लाइन में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बात बोली गई है। तो यहाँ पर आपका पहला और चौथा कथन आपका सही हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका सी, केवल 1 और 4। 18वां प्रश्न है अब आपका, परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, इनमें से कौन सी वैध है? इन पूर्व धारणाओं में से कौन सी वैध है? पहली है समाज के प्रति सिविल सेवाओं की जवाबदेही में राजनीतिक कार्यपालिका एक अवरोध है। अगला है यहाँ पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के वर्तमान ढांचे में राजनीतिक कार्यपालिका समाज के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई है।
देखिए, परिच्छेद में सिविल सेवाओं की जवाबदेही में सुधार के लिए उपाय के रूप में अराजनीतिकरण की बात की गई है। तो उस हिसाब से यहाँ पर पहला वाला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं समाज के प्रति सिविल सेवाओं की जो जवाबदेही है, इसमें राजनीतिक कार्यपालिका क्या कर रही है, एक अवरोध का काम कर रही है। सेकंड कथन यहाँ बोला गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के वर्तमान ढांचे में राजनीतिक कार्यपालिका समाज के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई है, क्योंकि पूरा पैराग्राफ किसके ऊपर है, सिविल सेवाओं के ऊपर है, सिविल सर्वेंट्स के जो व्यवहार है इसके ऊपर है, ना कि भारतीय राजनीति के ऊपर है। तो यहाँ पर सेकंड कथन तो स्वतः ही गलत हो जाएगा। तो केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है आपका केवल 1। 19वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस परिच्छेद में अंतर्निहित अनिवार्य संदेश है, यानी इसमें से कौन सा एक अंतर्निहित अनिवार्य संदेश है परिच्छेद से। सिविल सेवाएं समाज के प्रति जवाबदेह नहीं है जिसकी सेवा वे कर रही हैं। शिक्षित तथा प्रबुद्ध व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्व नहीं ले रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने सिविल सेवाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं का विचार नहीं किया। सिविल सेवाओं की जवाबदेही में संवर्धन हेतु सुधारों की आवश्यकता और गुंजाइश है। देखिए, ये पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सिविल सेवाएं समाज के प्रति जवाबदेह नहीं है जिसकी सेवा वे कर रही हैं। यहाँ पर जवाबदेह हैं, जवाबदेह तो हैं, लेकिन जरूरत क्या है, हमें उन्हें पुनः उसका जो सिविल सेवाओं की जवाबदेही में संवर्धन करना है, सुधार करने हैं, और उसमें इसके अलावा जो सुधारों की आवश्यकता है और गुंजाइश है, ये यहाँ पर करनी है, तभी वो और ज़्यादा जवाबदेह बन पाएंगी। उस हिसाब से यहाँ पे पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि शिक्षित और प्रबुद्ध व्यक्ति जो है वो राजनीतिक नेतृत्व तो नहीं ले रहे हैं, ये बात कहीं भी नहीं कही गई है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि संविधान निर्माताओं ने सिविल सेवाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं का विचार नहीं किया, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल 311 और 312 यहाँ पर लिखा गया है, वो लिखने का प्रयोजन यही है कि संविधान निर्माता है उन्होंने भी इस ओर जो है ध्यान इंगित किया है। ये आप देख पा रहे हैं कि संविधान निर्माताओं ने ये ध्यान में रखा है इन संरक्षण उपबंधों के परिणाम स्वरूप ऐसी सिविल सेवा बनेगी जो राजनीतिक कार्यपालिका की पूर्णतः अनुसेवी नहीं होगी। ठीक है, वरन उसमें क्या होगा, बृहत्तर लोक हित में कार्य करने की शक्ति होगी। ये जो उपबंध रखे गए हैं इसलिए रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ये वाला जो कथन है सी वाला, ये भी गलत हो जाएगा। सिविल सेवाओं की जवाबदेही में संवर्धन हेतु सुधारों की आवश्यकता और गुंजाइश, ये बात यहाँ पर इस पैराग्राफ से निकल कर आ रही है कि यहाँ पर ये बोला गया है पूरे परिच्छेद में लेखक जो है वो बाह्य और आंतरिक जवाबदेही में एक संतुलन बनाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर सबसे ज्यादा उपयुक्त है और ये आपका एक अनिवार्य संदेश भी है। 20वां प्रश्न है अब आपका, परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक सिविल सेवाओं की आंतरिक जवाबदेही के संवर्धन का उत्पादन नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो आंतरिक जवाबदेही होती है इसके संवर्धन का एक साधन यहाँ पर नहीं है, ये पूछा गया है। पहला है बेहतर कार्य सुरक्षा और रक्षोपाय, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निरीक्षण, अधिशासी निर्णयों का न्यायिक पुनर्विलोकन, या निर्णय प्रक्रिया में लोगों की बढ़ी हुई सहभागिता द्वारा जवाबदेही खोजना। तो देखिए, आप अगर देखें जो आंतरिक जवाबदेही है, तो आंतरिक जवाबदेही वाला जो आर्टिकल है वो मैं दिखा देता हूँ। आंतरिक जवाबदेही का बोला गया, आंतरिक जवाबदेही जो है इसको आंतरिक निष्पादन के परिवीक्षण, जिसमें सीबीसी और कैग जैसे निकायों के आधिकारिक निरीक्षण तथा अधिशासी निर्णयों के न्यायिक जो पुनर्विलोकन है इसके द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि जनता के द्वारा ही होगा, कि भाई यहाँ पर जो भी निर्णय होंगे वो जनता करेगी, ये बात यहाँ पर नहीं कहा गया है। ये निर्णय प्रक्रिया में लोगों की बढ़ी हुई सहभागिता होगी और इसके जरिए जो है यहाँ पर जवाबदेही खोजी जाएगी, ये बात यहाँ पर कहीं भी नहीं कही गई है। तो यहाँ पर आपका डी वाला जो है जो कथन है, ये कथन वास्तव में नहीं है और यही कथन आपका आंसर है। यानी यहाँ पर ए बी सी तीनों कथन अपनी जगह सही है, डी वाला यहाँ पर गलत नहीं, डी वाला कथन यहाँ पे गलत है, तो आंसर होगा यहाँ पर डी। यहाँ पूछा 15वां परिच्छेद है आपका, सामान्य रूप में धार्मिक परंपराएं ईश्वर के या किसी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के प्रति हमारे कर्तव्य पर बल देती हैं। एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य इन्हीं से व्युत्पन्न होते हैं। अधिकारों की धार्मिक संकल्पना मुख्यतः इस देवत्व या सिद्धांत के साथ हमारे संबंध से और हमारे अन्य संबंधों पर पड़ने वाले इसके निहितार्थ से ही व्युत्पन्न हुई है। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच यह संगतता न्याय के किसी उच्चतर बोध के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु न्याय को आचरण में लाने के लिए सद्गुण, अधिकार और कर्तव्य औपचारिक अमूर्त तत्व नहीं रह सकते। उन्हें सामान्य मिलन के संवेदन से बंधे हुए समुदाय में उतारना परमावश्यक है। वैयक्तिक सद्गुण के रूप में भी यह एकात्मकता न्याय की साधना, यानी एकात्मता न्याय की साधना और बोध के लिए आवश्यक है। तो आपका 21वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, इनमें से कौन सी पूर्व धारणा वैध है। मानव संबंध उनकी धार्मिक परंपराओं से व्युत्पन्न होते हैं। मनुष्य कर्तव्य से तभी बंधे हो सकते हैं जब वे ईश्वर में विश्वास करें। न्याय की साधना और बोध के लिए धार्मिक परंपराएं आवश्यक हैं। देखिए, यहाँ पर आपका पहला वाला कथन आपका सही है कि मानव संबंध उसकी धार्मिक परंपराओं से व्युत्पन्न होते हैं।
सेकंड कथन जो कहा गया कि मानव कर्तव्य से तभी बंधे हो सकते हैं जब वे ईश्वर में विश्वास करें, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो ईश्वर में विश्वास करें तभी वो जो है यानी मानव कर्तव्य से तभी बंधे होंगे जब वो ईश्वर में विश्वास करें, ये जरूरी यहाँ पर बात नहीं है। पैराग्राफ में भी ये बात दृढ़पूर्वक नहीं कही गई है, तो यहाँ सेकंड कथन भी गलत हो जाएगा। न्याय की साधना और बोध के लिए धार्मिक परंपराएं आवश्यक हैं, तो देखिए हमने ये बात जो पढ़ी है, यानी आप देखेंगे कि किंतु न्याय को आचरण में लाने के लिए सद्गुण, अधिकार और कर्तव्य औपचारिक अमूर्त तत्व नहीं रह सकते, यानी कि ये अमूर्त रूप में ये नहीं रह सकते, औपचारिक अमूर्त रूप में नहीं रह सकते, बल्कि इन्हें मूर्त रूप में होना चाहिए न्याय को आचरण में लाने के लिए। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर न्याय की साधना और बोध के लिए धार्मिक परंपराएं आवश्यक नहीं है, ये बात यहाँ निकल कर आ रही है। तो तीसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है यहाँ पर ए, केवल एक। 22वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस परिच्छेद का मर्म है? पहला है यहाँ पर, एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य हमारी धार्मिक परंपराओं से उत्पन्न होते हैं। दिव्य सिद्धांत से संबंध रखना महान सद्गुण है। अगला है, अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन समाज में न्याय दिलाने के लिए निर्णायक है। अधिकारों की धार्मिक संकल्पना मुख्यतः ईश्वर के साथ हमारे संबंध से उत्पन्न हुई है। देखिए, परिच्छेद के अनुसार जो धार्मिक परंपराएं हैं कर्तव्यों पर बल देती हैं और अधिकारों के संप्रत्यय का निर्माण करती हैं, जो कि न्याय की समझ के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका क्या है कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच यहाँ पर संतुलन समाज में न्याय दिलाने के लिए निर्णायक है, ये इसका यहाँ पर अर्थ निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर 22वें का आंसर होगा आपका सी वाला। अगला परिच्छेद है परिच्छेद नंबर 16वां है आपका। यहाँ पर शक्ति, ऊष्मा और परिवहन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा की न्यूनीकरण समर्थता सभी नवीकरणीय स्रोतों से अधिक है। यह कृषि और वन अवशिष्टों के साथ ही ऊर्जा फसलों से प्राप्त होती है। जैव मात्रा अवशिष्टों का उपयोग करने में सबसे बड़ी चुनौती शक्ति संयंत्रों में उचित लागत पर की जाने वाली उसकी विश्वसनीय दीर्घावधि पूर्ति ही है। मुख्य समस्याएं सुप्रचालन, लॉजिस्टिकल अवरोध और ईंधन संग्रहण की लागत है। यदि ऊर्जा फसलों का उचित रीत से प्रबंधन न हो तो वे अन्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि अगर जो ऊर्जा फसलों की उचित रीत से प्रबंधन नहीं होता है तो क्या होता है, वो अन्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं और अन्न की कीमतों पर उनका अवांछित असर पड़ सकता है। जैव मात्रा का उत्पादन परिवर्तनशील जलवायु के भौतिक प्रभावों के प्रति भी संवेदनशील होता है, ये बात बोला गया है। जब तक नव प्रौद्योगिकियां उत्पादकता को सारभूत रूप में न बढ़ाएं, तब तक धारणीय जैव मात्रा पूर्ति की सीमाओं को देखते हुए जैव मात्रा की भावी भूमिका का संभवतः वास्तविकता से अधिक अनुमान लगाया गया है। जलवायु ऊर्जा प्रतिरूप यह प्रकल्पित करते हैं कि 2050 में बायोमास का उपयोग लगभग 4 गुना बढ़कर 150 से 200 एक्साजूल हो सकता है, जो कि विश्व की प्राथमिक ऊर्जा या लगभग 1/4 है। परंतु खाद्य एवं वन्य संसाधनों का कोई विनाश किए बिना 2050 तक प्रतिवर्ष बायोमास संसाधनों की अधिकतम धारणीय तकनीक क्षमता अवशिष्ट और ऊर्जा फसल दोनों 80 से 170 एक्साजूल के परिसर में होगी और इसका सिर्फ एक अंश यानी वास्तविक और आर्थिक रूप से साध्य होगा। इसके अतिरिक्त कुछ जलवायु प्रतिरूप ऋणात्मक उत्सर्जन प्राप्त करने और शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ मोहलत जुटाने के लिए बायोमास आधारित कार्बन प्रग्रहण एवं संचयन पर, जो कि एक अप्रमाणित प्रौद्योगिकी है, आश्रित है। कुछ द्रव्य जैव ईंधन जैसे मकई आधारित एथेनॉल प्रमुख रूप से परिवहन हेतु जीवन चक्र आधार पर कार्बन उत्सर्जनों के में सुधार लाने की जगह उन्हें और बदतर कर सकते हैं। लिग्नो सेलुलोसिक चारा आधारित दूसरी पीढ़ी के कुछ जैव ईंधन जैसे कि पुआल, खोई, घास और काष्ठ जैसे धारणीय उत्पादन की संभाव्यता रखते हैं, जो उच्च उत्पादकता वाले हों तथा ग्रीन हाउस गैस के निम्न स्तर का उत्सर्जन करें, किंतु वे अभी तक अनुसंधान और विश्लेषण के चरण में हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका 23वां प्रश्न है आपका, इसी से है। शक्ति जनन के लिए जैव मात्रा को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने में मौजूदा बाधा या बाधाएं क्या हैं, ये बात यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पर पहला है यहाँ पर जैव मात्रा की धारणीय पूर्ति का अभाव। जैव मात्रा उत्पादन अन्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धी हो जाता है। जैव ऊर्जा जीवन चक्र आधार पर सदैव निम्न कार्बन नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले पैराग्राफ में ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही गई है कि जैव मात्रा की धारणीय पूर्ति का यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अभाव है, ये बात यहाँ पर आपके बोली गई है। जैसे बोला गया है कि यहाँ पर शक्ति, ऊष्मा और परिवहन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा की न्यूनीकरण समर्थता सभी नवीकरणीय स्रोतों से अधिक है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। और इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि यह
जो है यहाँ पर, ये जो इसमें आगे बोला गया है कि ये जो है जैव मात्रा का उत्पादन परिवर्तनशील जलवायु के भौतिक प्रभावों के प्रति भी संवेदनशील होता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि जैव मात्रा की धारणीय पूर्ति का अभाव है। सेकंड है, जैव मात्रा उत्पादन अन्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धी हो जाता है। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने यहाँ हाईलाइट पहले कर दिया है कि यदि ऊर्जा फसलों का उचित रीति से प्रबंधन ना हो तो वे अन्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं और अन्य की कीमतों पर उनका अवांछित असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी यहाँ सही हो जाएगा। जैव ऊर्जा जीवन चक्र आधार पर सदैव निम्न कार्बन नहीं हो सकती, यानी कि हम लोग जैव ऊर्जा पर बढ़ावा तो दे रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि ये निम्न कार्बन हो, ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो ये बात यहाँ पर खास करके बोली गई है, जैसे इस वाले पैराग्राफ में ये बात बोली गई है कि इसके अतिरिक्त कुछ जलवायु प्रतिरूप ऋणात्मक उत्सर्जन प्राप्त करने और शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ मोहलत जुटाने के लिए बायोमास आधारित कार्बन प्रग्रहण एवं संचयन पर, जो कि एक अप्रमाणित प्रौद्योगिकी आश्रित हैं। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ से हम लो कार्बन के लिए जैव ऊर्जा इसका इस्तेमाल करने लगें, और हो सकता है यहाँ पर जैव ऊर्जा भी यहाँ पर क्या करे कि ये कार्बन बढ़ाती जाए। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही हो जाएगा कि जैव ऊर्जा जो है जीवन चक्र आधार पर सदैव निम्न कार्बन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 24वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किसके या किन के कारण खाद्य सुरक्षा की समस्या हो सकती है? शक्ति जनन हेतु कृषि एवं वन अवशिष्टों का भरण सामग्री के रूप में उपयोग करना, जैव मात्रा का कार्बन प्रग्रहण एवं संचयन के लिए उपयोग करना, ऊर्जा फसलों की कृषि को बढ़ावा देना। देखिए यहाँ पर आपका केवल तीसरा वाला कथन सही है, क्योंकि यहाँ पर किसके कारण दिक्कत हो सकती है, ये लाइन हमने फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। ये आप लाइन जो अंडरलाइन मैंने की है इसमें साफ साफ बात कही गई है कि अगर हम ऊर्जा फसलों को ज़्यादा उपजाएं या उनका उचित रीति से प्रबंधन ना करें तो अन्न उत्पादन के साथ क्या प्रतिस्पर्धा होगी और अन्न की कीमतों पर कहीं ना कहीं अवांछित असर पड़ेगा। उस हिसाब से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका थर्ड वाला कथन बिल्कुल सही है कि निम्नलिखित में से किसके कारण खाद्य सुरक्षा की समस्या हो सकती है? ऊर्जा फसलों की कृषि को बढ़ावा देने से यहाँ पर समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी वाला, केवल तीसरा। 25वां प्रश्न है आपका, जैव मात्रा के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जैव ईंधन के धारणीय उत्पादन की विशेषताएं हैं? 2050 तक शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा से विश्व की सभी प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सेकंड, शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा से खाद्य एवं वन संसाधनों का आवश्यक रूप से विनाश नहीं होता। अगला है, कुछ उदीयमान प्रौद्योगिकियों की मान लें तो शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा ऋणात्मक उत्सर्जन प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो पहला वाला कथन यहाँ पर पूरी तरह से गलत है, यानी यहाँ पर पहला वाला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है, ये वाली जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है, कि जो आप देखेंगे कि 2050 में बायोमास का उपयोग लगभग 4 गुना बढ़कर 150 से 200 एक्साजूल हो सकता है, जो कि विश्व की प्राथमिक ऊर्जा का लगभग 1/4 है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जो पहले कथन में बात कही गई है वो गलत हो जाएगी। 2050 तक जो है प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, जैव मात्रा से नहीं होगी, केवल उसका 1/4 हमें मिलेगा इससे, यानी केवल हमें जैव मात्रा से कितना मिलेगा 2050 तक, इसका 1/4 मिलेगा, यानी 1/4 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पर सेकंड कथन सही है, यानी शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा से खाद्य और वन संसाधनों का आवश्यक रूप से विनाश नहीं होता है। इसके अलावा कुछ उदीयमान प्रौद्योगिकियों की मान लें तो शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा ऋणात्मक उत्सर्जन प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। ये बात आपके अंतिम पैराग्राफ में बोली गई है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड कथन आपका सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल 2 और 3। 26वां प्रश्न है अब आपका, इस परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, इनमें से कौन सी वैध है? पहला है, कुछ जलवायु ऊर्जा प्रतिरूप यह सुझाते हैं कि शक्ति जनन के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को कम करने में सहायक होता है। अगला है, शक्ति जनन के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग करना खाद्य एवं वन संसाधनों को बाधित किए बिना संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन तो आपका सही है कि कुछ जलवायु जो है यहाँ पर, यानी यहाँ पर कुछ का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है जो इस कथन को सही बनाता है कि कुछ जलवायु ऊर्जा प्रतिरूप यह सुझाते हैं कि शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को कम करने में सहायक होगा। ठीक है, ये कुछ प्रतिरूप हमें बता रहे हैं। सेकंड बोला गया है कि शक्ति जनन के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग करना खाद्य एवं वन संसाधनों को बाधित किए बिना संभव नहीं है। ये गलत है, यानी कि ये हमने अभी हाल में ही देखा है कि ये यहाँ पर ये बात बोली गई है कि शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा से खाद्य एवं वन संसाधनों के आवश्यक रूप से विनाश नहीं होता है। उस हिसाब से ये वाला सेकंड वाला कथन आपका जो है गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है आपका केवल 1।
17वां आपका परिच्छेद है आपका। हम अपनी खाद्य पूर्ति में जैव विविधता की खतरनाक कमी देख रहे हैं। हरित क्रांति एक मिला-जुला वरदान है। समय के साथ साथ किसानों की निर्भरता व्यापक रूप से अपनाई गई, उच्च उपज वाली फसलों पर बहुत अधिक बढ़ती गई है और वे स्थानीय दशाओं से अनुकूलता रखने वाली किस्मों को छोड़ते गए हैं। विशाल खेतों में आनुवंशिकता एक समान यानी जेनेटिकली यूनिफॉर्म बीजों की एक फसली खेती से बड़ी हुई उपज प्राप्त करने और भूख की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। तथापि उच्च उपज वाली किस्में आनुवंशिकता दुर्बल फसलें भी होती हैं, जिनके लिए महंगे रासायनिक उर्वरकों और विषाक्त कीटनाशकों की जरूरत होती है। उगाए जा रहे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने पर ही आज अपना ध्यान केंद्रित कर हम अनजाने में स्वयं को भावी खाद्य अभाव के होने के जोखिम में डाल चुके हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो हम यहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग अपना रहे हैं या फिर जो हरित क्रांति के तहत हम जो खेती कर रहे हैं उसके जरिए हम अपनी आज की ज़रूरतों को तो पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं जो हमारी भावी ज़रूरतें, भविष्य की ज़रूरतें हैं, तो भावी खाद्य अभाव होने के जोखिम में हम डाल चुके हैं अपने आप को, ये बोला गया है यहाँ पर। तो 27वां प्रश्न है अब आपका, उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तर्कसंगत और निर्णायक निष्कर्ष इन्फेरेंस निकाला जा सकता है। पहला है, अपनी कृषि पद्धतियों में हम केवल हरित क्रांति के कारण महंगे रासायनिक उर्वरकों और विषाक्त कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भर हो गए हैं। सेकंड, विशाल खेतों में उच्च उपज वाली किस्मों की एक फसली खेती हरित क्रांति के कारण संभव है। अगला है, उच्च उपज वाली किस्मों की एक फसली खेती करोड़ों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। अगला है, हरित क्रांति दीर्घकाल में खाद्य पूर्ति और खाद्य सुरक्षा में जैव विविधता के लिए खतरा प्रस्तुत कर सकती है। ये बात आपके पैराग्राफ में अंतिम लाइन में ये बोली गई है, पैराग्राफ की अंतिम लाइन में ये बात बोली गई है कि अभी तो हमारी ये कहीं ना कहीं हमारा जो कहीं बोली गई उगाए जा रहे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने पर ही आज अपना ध्यान केंद्रित कर हम अनजाने में स्वयं को भावी खाद्य अभाव के होने के जोखिम में डाल चुके हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति है, उससे हमारी आज की जरूरतें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन भविष्य में इससे कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर डी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। तो 27वें का आंसर होगा आपका डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।